हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस। हम आज के इस सेकंड लेक्चर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग में हम पढ़ने वाले हैं रेल्स के बारे में। जो हमने कल सिर्फ ये जाना था कि व्हाट आर बेसिकली द रेल्स, आज हम उसी को थोड़ा और डिटेल में लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं हम रेलवे इंजीनियरिंग के। मैं यहीं पर इसे मेंशन कर लेता हूं एज दी लेक्चर नंबर 2 ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग। लेक्चर नंबर 2 ऑफ दी रेलवे इंजीनियरिंग। तो जरा देखते हैं हम लोग ने इसमें अभी तक क्या क्या कर लिया है। हमारे पास सो फार वी हैव डन, हमने जो है वो परमानेंट वे के बारे में जान लिया है, कंटेंट के बारे में जान लिया है, रेल जॉइंट के बारे में जान लिया है। व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार इज फ्लैट फुटेड रेल्स वगैरह, रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स के बारे में जान लिया है, लेंथ ऑफ द रेल्स के बारे में जान लिया है, परमानेंट वे क्या होता है हमारे पास, हम इसके बारे में जान चुके हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल रेल। आज हम बात करने वाले हैं ऑन टू दी डिफेक्ट्स इन रेल्स। तो देखो सिंपल सी बात है, कल हमने डिस्कशन किया था कि हम किसी भी लोकोमोटिव को मूव कराने के लिए एकदम प्लेन सरफेस चाहते हैं। अब ये प्लेन सरफेस, हमारे पास एक कंटिन्यूअस प्लेन सरफेस मिल जाता है रेल्स की वजह से, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो एक बार हो गया वो हमारे पास जीवन भर रह जाए। देयर आर सम चांसेस जहां पर हमारे पास कई तरह के डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक डिफेक्ट कहलाता है रेफर्ड एज दी कोरुगेटेड रेल। एक कहलाता है कोरुगेटेड रेल, एक कहलाता है किंक इन रेल्स, एक कहलाता है हॉक्ड रेल्स, एक कहलाता है बकलिंग ऑफ रेल्स। एग्जाम में सवाल यहीं से पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट द डिफेक्ट इन रेल्स। अलग अलग ऑप्शन आएंगे, पहचानना पड़ेगा। इन चार अगर नाम दिखाई दे, यू विल बी एबल टू जस्टिफाई कि हाँ यही हमारा एक सही ऑप्शन है। एग्जाम में कभी कभी आएगा इनमें से कौन सा वाला डिफेक्ट किस कारण से होता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप इनमें से जिन भी इमेजेस को देखते हैं, यू विल सी हियर, यहां पर आपको कुछ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको कहीं कहीं पर आपको जॉइंट्स इसके ब्रेक होते दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपकी रेल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कर्वेचर आ गया है इनटू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास जो ये रेल्स हैं और रेल से नीचे जो स्लीपर्स हैं ये डाउनवर्ड बेंड कर गया है। तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के हमारे पास अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। डिफेक्ट रेल्स में चार तरह के होते हैं, कोरुगेटेड रेल्स, किंक इन दी रेल्स, हॉक्ड रेल्स और बकलिंग ऑफ रेल्स। एक एक करके समझते हैं। जब आप ये देख रहे हैं, आपको यहां पर इन इमेजेस पे समझ में क्या आ रहा है। पहली इमेज इसको उठाकर देखते हैं। इफ यू सी, यहां पर आपको ये जो है ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं। दिस ग्रूव्स कैन बी बेसिकली रेफर्ड एज, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रूव दिखाई दे रहा है, ये ग्रूव दिखाई दे रहा है, ये जो कंप्लीट आपके पास ये आपको ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, these are the grooves that you can actually see। ये जो आपको यहां पर ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रूव्स है क्या एक्चुअली में। जब भी हमारे पास इस रेल के ऊपर ट्रेन मूव करती है, लोकोमोटिव मूव करता है, तो जब ट्रेन ब्रेक लगाती है या ट्रेन जब स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइम पे रेल और व्हील के बीच में काफी ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है। उस कारण से ये ऊपर का जो सरफेस है हमारे पास, ये धीरे धीरे ग्राइंड होना चालू हो जाता है उस फ्रिक्शन की वजह से। तो इसके अंदर ये अनइवननेस क्रिएट हो जाती है। ये जो अनइवननेस क्रिएट हुई है, इसी को बेसिकली कहा जाता है क्या, कोरुगेटेड रेल कहा जाता है। इट इज रेफर्ड एज दी कोरुगेटेड रेल। क्या करें सर इसका, बहुत आसान सा तरीका है। यहां से अगर हमें इस रेल को यहां से डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वी बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब इट, और हम हमारी इस पूरे के पूरे मूवमेंट को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए ये जो यहां पर निशान बने हैं, इसकी वजह से जब रेल मूव करती है तो उस टाइम पे हमें वो जो बम्पीनेस है वो हमें फील होगा, वो जो हमारे पास डिस्कंफर्ट है वो फील होगा। हम नहीं चाहते, हम कंप्लीट सरफेस को ग्राइंड कर देते हैं, एकदम प्लेन बना देते हैं। सो कंप्लीट ग्राइंडिंग ऑफ द सरफेस या रेल हेड को अगर ग्राइंड कर देंगे, पूरा प्लेन कर देंगे, तो जो कोरुगेटेड रेल हमारे पास डिफेक्ट है उसका ये सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अगर हम बात करें इनटू द अनदर इमेज दैट वी कैन सी, मान लो कि हमारे पास, हम इस इमेज की बात करते हैं। इस इमेज में होता क्या है कि कई बार हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, आप देख रहे हो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है। जहां जहां पर जॉइंट्स होने की संभावना है, वहां वहां पर थोड़ा बहुत जॉइंट इसका जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि रेल के मूवमेंट से इंपैक्ट से जब ये रेल्स आपस में जॉइंट होती है, तो वो जॉइंट लूजन अप हो जाते हैं। वो जॉइंट लूजन अप हो जाते हैं, तो जॉइंट के लूज होने से जो पटरी है, मतलब जो रेल्स है हमारे पास, जो जिसको हम पटरी कहते हैं, वो उसकी पोजीशन से हिल जाती है।
डिस्टर्ब हो जाती है, आउट ऑफ द अलाइनमेंट हो जाती है। तो जो ये आउट ऑफ द अलाइनमेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? किंक इन दी रेल्स। अगली बात करते हैं हमारे पास। अब अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो इस इमेज को जरा देखकर समझते हैं हुआ क्या है। यहां पर हमारे पास इस वाली इमेज में आप जो ये रेल्स देख रहे हैं, देयर रेल्स दे हैव गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द अलाइनमेंट। अब जब कंप्लीटली आउट ऑफ द अलाइनमेंट गई तो गई कैसे है? हमारे पास क्या होता है, जब हम इन रेल्स को यहां पर लेकर आते हैं, हमने तो रेल्स लेकर आ दी, समय के साथ टेम्परेचर के बढ़ने से इनके अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब अगर मान लो हमारे पास दो रेल्स के बीच में जगह ही नहीं है, इफ देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द रेल्स, आपस में जगह ही नहीं है, और कल को ये एक्सपांड करना चाहिए तो एक्सपांड करना तो चाहेगी लेकिन जगह नहीं है, तो क्या होगा? ये आउट ऑफ द अलाइनमेंट चली जाएगी। आउट ऑफ द अलाइनमेंट चली जाएगी, एक्सपांड तो होगी, ऊपर उठ नहीं सकती क्योंकि नीचे से कंप्लीटली जो है ये स्ट्रक है, तो ऊपर उठ नहीं सकती, अपना कोड बदल लेती है, डायरेक्शन अपना जो है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है। जब हमारे पास टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से अगर हमारी रेल आउट ऑफ द अलाइनमेंट जाती है तो वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है बकलिंग ऑफ रेल्स। क्या कहलाता है? बकलिंग ऑफ रेल्स। अनदर डिफेक्ट दैट वी कैन सी इज, जब तुम यहां पर देख रहे हो तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास बेसिकली ये हमारी रेल है, दिस इज द रेल दैट वी हैव। अब ये रेल का जॉइंट था यहां पर, लेकिन हुआ क्या कि नीचे का जो हमारे पास बलास्ट है, स्लीपर्स के नीचे का जो बलास्ट है, या तो बलास्ट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पैक नहीं हुआ होगा, मतलब कंप्लीटली कंसोलिडेटेड नहीं रहा होगा, और इस एंड पर जब भी हमारे पास व्हील हिट किया तो अगर नीचे की बलास्ट की पैकिंग प्रॉपर नहीं हुई तो ये वाले पोर्शन का नीचे जाना लाजमी है, और जब ये नीचे चला जाएगा तो यहां पर जब डाउनवर्ड हमारे पास मूवमेंट होता है हमारे रेल का, इसे बेसिकली कहा जाता है हॉग्ड रेल्स। इसे कहा जाता है हॉग्ड रेल्स। सो दीज आर बेसिकली द फोर टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट वी कैन सी। हमारे पास एक एक करके समझते हैं। कोरुगेटेड रेल्स के अंदर क्या हुआ है? द कोरुगेटेड रेल्स, द कोरुगेशन ऑफ रेल्स आर माइन्यूट डिप्रेशंस। क्या है ये? माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द रेल्स। These are created at the place where either brakes are applied, that is on the curves, or where trains start. दोनों में से किसी भी जगह पर हो सकता है, ठीक है। When the train passes over it, it makes a roaring sound. क्यों roaring sound आएगा? घसीटते हुए अगर इस पे से जाएगी, ट्रेन मूव करेगी, तो हमारे पास यहां से एक अच्छा खासा दहाड़ने जैसा साउंड बनेगा। उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? रोरिंग साउंड। एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, द रोरिंग साउंड इज क्रिएटेड वेयर? कहां पर? अगर रेल्स में कोरुगेशन है, कोरुगेटेड रेल्स है, तो वहां पर हमारे पास रोरिंग साउंड क्रिएट होगा। कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा इस बात का, डिफेक्ट कैन बी इंप्रूव्ड बाय ग्राइंडिंग ऑफ टॉप सरफेस ऑफ रेल्स। एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि कोरुगेटेड रेल्स हैं आपके पास, आपको इस डिफेक्ट को खत्म करना है, क्या करोगे? अब एक सवाल तो ये बन गया, आंसर ये तो नहीं बनेगा कि चेंज कर देंगे। हर चीज को चेंज करके थोड़ी किया जा सकता है। डिफेक्ट है, डिफेक्ट को इंप्रूव किया जा सकता है। ध्यान रखेगा, तीन बातें यहां पर ध्यान रखने की है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास ट्रेन या तो स्टार्ट या कहीं पर ब्रेक लगा रही तब बनेगा। कैसा साउंड जनरेट होता है? रोरिंग साउंड जनरेट होता है। कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं? ग्राइंडिंग दी टॉप सरफेस ऑफ दी रेल्स। हमारे पास अगले डिफेक्ट पर बात करते हैं, किंक इन रेल्स। व्हाट इज किंक इन रेल्स? हमारे पास when ends of the adjoining rails move slightly out of the position, kinks are formed. This is not kinks, this is kinks. Kinks are formed. क्यों क्या करते हैं? These are due to the loose packing of the, किसकी वजह से? जॉइंट की वजह से। तो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, हमारे पास इसका इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? कैन बी इंप्रूव्ड by
टाइटनिंग दी जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स को हमने टाइट कर दिया तो हमारे पास हमारा ये वाला डिफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे पास हम जॉइंट्स की प्रॉपर पैकिंग कर दें, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। दोनों से कर सकते हैं हम, और बाय प्रॉपर पैकिंग, लूज पैकिंग से हो रहा है तो, और बाय प्रॉपर पैकिंग, इससे भी किया जा सकता है। हमारे पास अगला टाइप का डिफेक्ट जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज दी हॉगिंग। तो हॉगिंग हमारे पास क्यों हो रही है? If head of the rail gets bent down due to the impact action of rail, it is termed as hogged rail. Impact action को ही एक और नाम से जाना जाता है, which is basically referred as battering action. क्या कहा जाता है इसी को? It is also referred as the battering action. तो battering अगर होगी, इम्पैक्ट अगर पड़ेगा हमारे रेल्स के ऊपर, तो हमारे पास हॉग्ड रेल्स बनेगी, हॉगिंग होगा ही होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है सर? यहां तो हम इनको आपस में ज्वाइन करके रखते हैं ना, आपस में यहां पर हम क्या लगाते हैं, हम यहां पर सर इनको ज्वाइन करके रखते हैं। तो ज्वाइन करके रखते हैं तो ऐसा क्यों हो गया कि फिर ये नीचे जो है वो नीचे चली गई? हमारे पास यहां पर इसका होने का कारण हो सकता है इट इज कॉज्ड, या फिर इट कैन बी कॉज्ड बाय लूजनिंग ऑफ फिश बोल्ट। अगर फिश बोल्ट हमारे पास लूज हो जाए तो उस केस में भी हमारे पास ये डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास अगर हम बात करें हॉग्ड रेल्स के अलावा, अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट वी हैव इज बकलिंग ऑफ रेल्स। तो बकलिंग ऑफ रेल कैसे हुआ, अभी हमने समझा। समर के टाइम पे ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर द एक्सपांशन ऑफ रेल अकर्स। अब हमारे पास इस एक्सपांशन को अलाउ करने के लिए सर्टेन गैप इन बिटवीन द टू रेल्स इज प्रोवाइडेड एट द एंड जॉइंट्स। अगर हमारे पास वो नहीं रहा, क्या नहीं रहा हमारे पास, अगर हमारे पास नहीं है तो उस केस में हमारे पास ये डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्या नहीं है, गैप नहीं है, तो हमारे पास ये डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द गेजेस इन रेलवे ट्रैक। गेजेस इन रेलवे ट्रैक मतलब क्या, हमारे पास जब हम अलग अलग रेल के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो ये हमारे पास पेयर्स ऑफ रेल्स होती है जिनके ऊपर हमारे व्हील्स मूव करते हैं हमारे ट्रेन के। तो हम कितनी इनके बीच की डिस्टेंस रखते हैं, जो हमारे पास दो रेल्स के बीच की डिस्टेंस होती है, उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गेज का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। जब आप दो रेल्स के इनर फेसेस के बीच की डिस्टेंस को नापोगे, वही आपके पास गेज कहलाएगा। या तो आप उन्हें इनर फेसेस कह दो, या फिर आप उन्हें इनर फेसेस जगह रनिंग फेसेस कह दो। क्यों रनिंग फेसेस? क्योंकि हमारा व्हील तो इसके ऊपर ही रन करेगा। कुछ इस तरह से रन करता है हमारे पास हमारा व्हील। एक व्हील इसके ऊपर इमेजिन कर लो, ठीक है, और ये रहा हमारे पास, दिस इज द व्हील। तो व्हील एक्चुअली में हमारे पास, हमें आउटर सेक्शन से मतलब ही नहीं, हमें मतलब है हमारे इनर सेक्शन से। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास गेजेस का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, गेज इन रेलवे ट्रैक। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस या फिर रनिंग फेसेस ऑफ द रेल्स। तो रेल्स के बीच में जो हमारे पास इनर फेसेस है या रनिंग फेसेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, हमारे पास गेज कहा जाता है। अगर इसको रेल की जगह हम कहें ट्रैक ऑफ रेल, तो ये भी कह सकते हैं हम फेसेस ऑफ दी ट्रैक ऑफ रेल्स। तो उस केस में हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस अगर है रेल्स के बीच में,
तो फिर वो जो हमारे पास गेज बनेगा वो गेज की डिस्टेंस भी अलग आएगी, और गेज की डिस्टेंस भी अलग आएगी तो फिर गेज को अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहला वाला, दिस इज रेफर्ड एज, इसे कहा जाता है फीडर गेज। दिस इज रेफर्ड एज फीडर गेज। इसे फीडर गेज कहा जाता है। यहीं पर हमारे पास अगर और थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ती है तो इसे बेसिकली नैरो गेज कहा जाता है, और थोड़ी डिस्टेंस बढ़ती है गेजेस के बीच में तो फिर इसे हम मीटर गेज कहते हैं। और डिस्टेंस बढ़ती है तो हम इसे स्टैंडर्ड गेज कहते हैं। और डिस्टेंस बढ़ेगी तो हम बेसिकली इसे ब्रॉड गेज कहते हैं। तो सिंपल सी बात है ध्यान रखने वाली कि हमारे पास गेजेस को हमने इतनी वेराइटीज, इतनी कैटेगरी में बांट दिया। हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि गेजेस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर और रनिंग फेसेस ऑफ द टू ट्रैक्स ऑफ द रेल्स या टू ट्रैक रेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस है जिनमें से हमने एक को क्या जाना, रेफर्ड एज फीडर गेज। तो फीडर गेज में हमारे पास डिस्टेंस क्या बनेगा, मैं इसे लिखता हूं एफ जी, और डिस्टेंस बनेगा हमारे पास 610 mm के बराबर। कहां से कहां तक का, बिटवीन द इनर और रनिंग फेसेस। जो जो टर्म्स हम यूज करते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है। नैरो गेज में यही डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, विल नाउ बी रेफर्ड एज 762 mm के बराबर, या तो इसे लिख लो आप 6.10 मीटर के बराबर। सॉरी मैंने उसे ज्यादा बड़ा कर दिया। .61 मीटर के बराबर। अगर नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज में यही डिस्टेंस बन जाएगा हमारे पास 0.762 मीटर के बराबर। हमारे पास मीटर गेज के अंदर जब मीटर नाम बढ़ गया तो इसका जो हमारे पास डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1000 mm के बराबर, विच इज इक्वल टू 1.00 मीटर के बराबर। अगर स्टैंडर्ड गेज की बात करूं तो इसे एसजी कहा जाता है, और हमारे पास यहां पर इसका डिस्टेंस बनेगा 1435 mm के बराबर, विच इज इक्वल टू 1.435 मीटर के बराबर। अगर मैं बात करूं ब्रॉड गेज तो इसे बीजी का नाम से हम जानते हैं, विच इज इक्वल टू 1676 mm के बराबर, कैन बी रेफर्ड एज 1.676 मीटर के बराबर। तो समझने वाली बात यह है कि गेजेस हमारे पास कई तरह के हैं। अब इनमें से क्या होता है, फीडर गेज जनरली बहुत रेयर पर्पसेस में, कभी कोई बहुत ही ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें रेल चाहिए इस रूट से इस रूट तक, लेकिन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब किसी पब्लिक के लिए नहीं, किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, लेकिन फॉर दी कंस्ट्रक्शन पर्पस, तो हमने बेसिकली फीडर गेज बना लिया। हमारे पास नैरो गेज जनरली आज की तारीख में हम बहुत ज्यादा इससे धीरे धीरे निकलते चले जा रहे हैं बाहर। नैरो गेज कब यूज होता था, इट वॉज यूज्ड इन वेरी ओल्डर टाइम्स। जब हमारे पास नैरो गेज यूज होता था तो वो बेसिकली उसका पर्पस हुआ करता था हिली एरियाज में, जहां पर कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं। कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं तो छोटे वाले ट्रैक में कर्व लेना आसान हो जाता है, पहली बात तो ये। और जब हमारे पास छोटा ट्रैक बनाते हैं तो उससे क्या है, जगह भी हमें कम लगती है, जो पूरा का पूरा एरिया एक्वायर करना पड़ता है वो भी कम लगता है। तो जब एक्सट्रीम टेरेन चला जाता है हमारे पास तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी एरिया एक्वायर करना या लैंड अवेलेबिलिटी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जनरली हिली एरियाज में या फिर हमारे पास ऑन टू द कर्व्स नैरो गेज प्रीफर कर लिया जाता था।
अब हम धीरे धीरे जब हम बहुत ज्यादा बेहतर होते चले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत अच्छे तरीके से हम जा रहे, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क कर पा रहे हैं, तो हम नैरो गेज से भी निकलकर बाहर आते चले जा रहे हैं। मीटर गेज बेसिकली हमारे पास एक इन बिटवीन दी सिनेरियो है कि हमने इसको एक मतलब 1 मीटर की कैटेगरी में रखा। इससे बड़ी साइज स्टैंडर्ड गेज जो कि हमारे पास इंडिया में यूज नहीं होती, इंडिया में यूज नहीं होती, इट इज बेसिकली यूज इन अदर कंट्रीज। इंडिया में जो हमारे पास यूज होता है वो होता है, एक तो हमारे पास हमारा मीटर गेज यूज होता है और एक हमारे पास यूज होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर विचार करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड गेज, इंडिया में यूज नहीं हो रहा, बीजी इज मच मोर प्रिफर्ड ओवर द एमजी एंड एनजी। मतलब क्या हो गया इसका, ब्रॉड गेज क्यों प्रिफर कर रहे हैं? हमारे पास सबसे पहली बात तो ये, इट गिव्स मोर स्टेबिलिटी। भाई स्टेबिलिटी हमारे पास क्यों? स्टेबिलिटी कहां पर? इन मूवमेंट ऑन कर्व्स। कर्व जब मूव करते हैं तो हमारे पास ज्यादा बड़ा एरिया जब होता है ना, तो हमारी ट्रेन साइज भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो कर्व पर क्या होता है, हमारे पास ऐसे बड़े ट्रैक ज्यादा बड़ी स्टेबिलिटी दे पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक रीजन बन जाता है। इट ऑफर्स हायर स्पीड, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो पाता है, लेस टाइम टू ट्रेवल। ज्यादा बड़ा गेज है तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हम अच्छी खासी स्पीड अटेन कर सकते हैं। तो इट ऑफर्स हायर स्पीड, इट कैन टेक मोर लोड। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें प्राइस पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन गिर जाती है, क्योंकि अच्छा खासा लोड लेके चल सकती है। तो फिर एक ही टाइम में बहुत सारा लोड अगर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर प्राइसिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, खर्चा ज्यादा नहीं लगता। हमारे पास अगर हम बात करें, इट इज मोर इकोनॉमिकल। क्यों इकोनॉमिकल? क्योंकि हमारे पास क्या दे पा रहा है, ये टाइम कम लग रहा है ट्रेवल करने में, प्राइस पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कम हो जा रहा है, कर्व पे अच्छी स्टेबिलिटी दे पा रहा है हमारे पास, तो इकोनॉमिकल और एफिशिएंट हो जाता है हमारे लिए। इट बिकम्स इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, सो गिव्स मोर। हमारे पास इन सारी चीजों को देखते हुए हम क्या देखते हैं, मोर रिलायबिलिटी, कि भाई ये वाला ट्रिक ज्यादा अच्छा है बाकी सबसे। इस रीजन से बेसिकली हम ब्रॉडगेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू दी डिफरेंट अदर गेजेस इनटू दी रेलवेज। बात करते हैं हमारे पास another concept that we have is uniformity of gauges। अब ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सा है कि अभी हमने पढ़ा कि हिली एरियाज में हमारे पास हम नैरो गेज इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई वहां पे जगह कम है, तो नैरो गेज हमारे लिए सक्सेसफुल बनता है। फिर जो हिली एरियाज नहीं है वहां पर हमारे पास जो है वो हम प्रेफर करते हैं कि हम ब्रॉड गेज लगाएं। लेकिन अब अंतर कहां पर आ जाता है? द डिफरेंस इज कि अगर मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां से ट्रेवल करना है किसी हिली एरिया में, तो मैंने ट्रेन बुक कर ली। अब ट्रेन बुक करने के बाद व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैं यहां से तो किसी एक एरिया तक ब्रॉडगेज पे जाऊंगा, और ब्रॉडगेज पे जाने के बाद फिर मुझे वहां से ट्रेन बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गेज ही चेंज हो गया, तो वही वाली ट्रेन तो जा नहीं पाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको थ्रू आउट द कंट्री एक सिंगल गेज मेंटेन करते हुए चलना है, एक रेल नेटवर्क में एक सिंगल गेज मेंटेन करते हुए चलना है, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस। हमारे पास इसका मतलब होता है मीन्स टू हैव सिंगल गेज थ्रू आउट दी कंट्री या
रेल नेटवर्क। तो पूरे रेल नेटवर्क में थ्रू आउट द कंट्री अगर हमारे पास एक सिंगल गेज हो, उसी को कहा जाता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस। तो फिर सवाल ये उठता है कि सर फिर करना क्यों चेंज, हिली एरियाज में तो फायदेमंद है ना। तो अगर मैंने थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग गेज रखा तो उसे कहा जाता है ब्रेकिंग ऑफ गेजेस। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, ब्रेकिंग ऑफ गेजेस। तो हमारे पास इफ डिफरेंट गेजेस आर यूज्ड, उसे कहा जाता है ब्रेकिंग ऑफ गेजेस। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ गेजेस के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ गेजेस। अब क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहली बात, अगर मैंने गेज ब्रेक कर दिया तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या बन जाएगी, हमारे पास पैसेंजर्स को बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस होगी। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर मुझे यहां से किसी हिल स्टेशन में जाना है, मैंने ट्रेन बुक करी, तो मैं यहां से वहां तक जाऊंगा तो सही, लेकिन मुझे मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि गेज चेंज हो रहा है। पहली बात, इनकन्वीनियंस टू दी पैसेंजर। दूसरी चीज, अगर मैं यहां से कोई सामान भेजना चाहता हूं टू दी हिल एरिया, या हिल एरिया से कोई सामान लेकर आना है, तो जो ट्रांसशिपमेंट है हमारे पास गुड्स का, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सर कैसे कैसे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यहां से कोई सामान भेजना है तो यहां तो ब्रॉडगेज चल रहा है जहां पर अभी हम हैं, तो यहां से सामान लोड हो जाएगा, लेकिन जहां पर हमें पहुंचाना है वहां पर नैरो गेज चलती है, तो ब्रॉड गेज में चढ़ाना, फिर ब्रॉड गेज से वहां तक लेकर जाना, फिर ब्रॉड गेज से उतारना, लोडिंग और अनलोडिंग, फिर वहां से हमारे पास दूसरे प्लेटफॉर्म है, दूसरी जगह पर लेकर जाना, जहां से वो फिर रीलोड होगा नैरो गेज के अंदर, और फिर वहां से ट्रेवल करते हुए वो आगे जाएगा, और फिर वहां से वो हमारे पास अनलोड होगा। तो जो ट्रांसशिपमेंट है हमारे पास, ट्रांस मतलब चेंज करते हुए, तो जो ट्रांसशिपमेंट है हमारे पास गुड्स का, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट। और अगर मुझे मान लो कि यहां से वहां तक पहुंचने में एक सिंगल गेज होता, तो हमारे पास क्या हो जाता, बहुत कम समय में पहुंच जाते, चेंज करने की झंझट ही नहीं होती। लेकिन अब जब चेंज करने की झंझट है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यहां से यहां तक पहुंचो, फिर यहां से उतरो, फिर यहां से ट्रैक बदलो, फिर वहां से दूसरी ट्रेन आएगी, फिर दूसरी ट्रेन को पकड़ो, फिर वहां से वहां तक पहुंचो। इट बेसिकली वेस्टेज लॉट मोर ऑफ टाइम। तीसरा पॉइंट ये हो गया जो कि एक समस्या है। चौथा पॉइंट, जब भी हमारे पास इन द कंडीशन ऑफ अ वॉर या मिलिट्री स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री इंपॉर्टेंस कंडीशन बनती है, तो वहां पर हमारे लिए समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। मान लो कि हमें कोई एक वॉर कंडीशन डेवलप हो गई, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है लोगों को, तो वहां ऐसा तो नहीं कर सकते वॉर कंडीशन है, ठीक है रुक जाओ, पहले भी ट्रेन चेंज कर लो उसके बाद देखेंगे, कैन नॉट बी डन। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। तो डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेकिंग द गेज इज, पहला हमारे पास कॉजेज इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर्स। ठीक है, हमारे पास ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स इज प्रॉब्लमेटिक, और इसके अलावा हमारे पास हिंड्रेंस टू फास्ट मूवमेंट। तो हमारे पास ये तीन रीजनों से हमारे लिए गेजेस को ब्रेक करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। कोनिंग ऑफ व्हील्स का मतलब क्या है, तुम्हें समझना चाहिए
कि जब हम इन व्हील्स को कोन के शेप में जब हम इनको बनाते हैं, हमारे ये व्हील्स एक्चुअली में एक कंप्लीटली सिलेंड्रिकल व्हील नहीं होगा, लेकिन जब इसका आप शेप देखेंगे तो इस शेप आपको समझ में आएगा कि जैसे हम अंदर से बाहर तरफ आ रहे हैं, तो एक तो पतली सी इसकी रिम है, दिस इज रेफर्ड एज बेसिकली दी फ्लेंज ऑफ द व्हील, और ये हमारे पास जो बचा हुआ हिस्सा है, ये व्हील का हमारे पास थोड़ा सा बाहर तरफ एक कोनिंग फेस में बनता है। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें, हमारे जो व्हील का जो हमारे पास सरफेस है, उसको हमने वर्टिकल एक्सिस से किसी एक एंगल पर टिल्ट कर दिया। तो हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं इसको कि जो व्हील है हमारे पास, ये व्हील कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और हमारे पास यहां पर दिस इज हाउ बेसिकली इट लुक लाइक। तो हमारे पास ये जो हमने स्लोप दिया है, हमारे पास ये जो हमने स्लोप दिया है यहां पर, ये हमारे पास यहां पर जो स्लोप गया है, दिस स्लोप इज बेसिकली रेफर्ड एज कोनिंग ऑफ व्हील। तो हमने कितना स्लोप दिया है इसको, कि हमारे पास यहां पर अगर मैं इसको एनलार्ज कर लूं आपके सामने तो आपको समझ में आएगा। वन इज टू 20 का हमारे पास यहां पर हमने स्लोप प्रोवाइड किया है। कितने का? 1:20 का। हमारे पास हमने किया क्या है, हमारे पास हमारे व्हील को, वैसे तो व्हील हमारा एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था, प्लेन होना चाहिए था अगर सिलेंड्रिकल शेप में लेते, लेकिन नहीं, हमने क्या किया, इसको स्लोप कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू दी वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्लोप कर दिया हमारे व्हील को, उसे हमने क्या कह दिया, कोनिंग ऑफ व्हील। अब ये कोनिंग ऑफ व्हील करने से फायदा मिलता क्या है, समझिएगा जरा। हमारे पास अगर मैं इस पूरे व्हील में देखूंगा तो इस लोकेशन पे मेरे पास डायमीटर कुछ अलग है, हमारे पास इस लोकेशन पे मेरे पास डायमीटर कुछ अलग है, इस लोकेशन पे मेरे पास डायमीटर कुछ अलग है, इस लोकेशन पे मेरे पास डायमीटर कुछ अलग है, और इस लोकेशन पे मेरे पास डायमीटर कुछ अलग है। क्लियर है? अब मेरे पास यहां पर मेरे इस व्हील के अंदर अलग अलग डायमीटर्स हैं, तो इस पर जरा विचार करते हैं कि जो 2 नंबर वाला व्हील है और 1 नंबर वाला व्हील है, यहां पर हम इसे लिखते हैं D1, D2, D3 और D4। 4 अलग अलग डायमीटर ले लिए हमने। अब जब डायमीटर हमारे पास 4 है तो उसमें से हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि D1 की वैल्यू ज्यादा होगी और वहीं पर हमारे पास D4 की वैल्यू कम होगी। हमारे पास अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें तो पहले वाले का सरकमफ्रेंस बनेगा पाई D1, फिर पाई D2, फिर पाई D3, फिर पाई D4। और साफ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे दूर जाते चले जा रहे हैं, सरकमफ्रेंस भी हमारे पास कम होते चले जा रहा है। जब ये व्हील चलेगा तो व्हील चलेगा, अगर व्हील का ये वाला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा, अगर D1 वाली बात करूं, अगर ये टच होके चल रहा है तो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई D1। अगर हमारे पास सेकंड वाला हिस्सा कांटेक्ट में है नीचे रेल्स के, तो जब ये चलेगा तो सरकमफ्रेंस कितना कवर होगा या कितना डिस्टेंस कवर होगा, पाई D2, पाई D3, पाई D4। इनमें से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, पाई D1। अब बात यह आती है कि हमने हमारे व्हील्स को कोनिंग शेप में क्यों लेकर आए, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टली, मतलब जब हम स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं, तो स्ट्रेट पाथ पर क्या होता है, हमारे इस ट्रेन के ऊपर कई तरह के फोर्सेस और लोड्स लगते हैं। तो हमारे पास हमारी ट्रेन के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्वे जैसी कंडीशन बनती है। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल होके इस तरफ हो गई, फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे पास ये इस तरफ हो गई और एकदम हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो है वो व्हील्स होते, कोनिंग नहीं होती, ट्रेन चल रही है,
एकदम से वो ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो यहां पर जो ये रिम होती है हमारे पास, ये रिम एग्जैक्टली यहां पर टच होके नहीं चलती रेल से। सर टच होके क्यों नहीं चलती? एकदम चिपक के चलेगी तो घिसते चली जाएगी, रेल भी खराब होगी और हमारे पास हमारे व्हील्स के फ्लेंजेस भी खराब होंगे और फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे चलती है। अब जब डिस्टेंस पे चलती है तो इसके पास पॉसिबिलिटी की थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि समझ के देखना जरा, अगर ट्रेन ने किसी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स के डिस्टर्बेंस के कारण मान लो थोड़ा सा ये टिल्ट ले लिया, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? अगर मान लो ये पहिया ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, या फिर मान लेते हैं ऐसे हो गया, इस डायरेक्शन में अगर मान लो चला गया, अगर इस डायरेक्शन चला गया, तो इस वाले पहले वाले व्हील का हमारा छोटा डायमीटर रेल के कांटेक्ट में आ जाएगा, इस वाले व्हील का बड़ा डायमीटर रेल के कांटेक्ट में आ जाएगा। दोनों चलना चाहते हैं आगे, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग? एक तरफ से बड़ा डायमीटर चल रहा है, मतलब एक तरफ से बड़ा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस मूव हो रहा है, एक जगह से कम हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों पहिए एक जैसा डिस्टेंस चलने चाहिए? ये तो अलग अलग चल रहे हैं। तो अगर अलग अलग चल रहे हैं मतलब क्या हो गया? गाड़ी के पहिए में भी तो ऐसा होता है, अचानक से कोई रोड पे चल रहे हैं, एक पहिया रोक दोगे, गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, तो क्या हो जाएगा? हमारी ट्रेन तो डीरेल हो जाएगी। ट्रेन को डीरेल होने से बचाने के लिए क्या हो रहा है? अगर कोई हमारे पास मूवमेंट ऐसा भी आया, तो ऐसे में क्या होगा? एक पहिया बड़ा डिस्टेंस चल रहा है, एक पहिया छोटा डिस्टेंस चल रहा है, तो तुरंत उसको बैलेंस करने के लिए इधर से इधर धक्का मिलेगा और वापस से हम सेंटर में आ जाएंगे। तो कोनिंग ऑफ व्हील की वजह से हमारी ट्रेन हमेशा एक सेंटर लाइन में चलने की कोशिश करती है, स्ट्रेट पाथ पर। एक ये फायदा मिलता है। दूसरा फायदा क्या मिलता है हमारे पास? अगर हम बात करें कि यहां पर हमारे पास अगर मान लो कल को कोई एक कर्व आ जाए, तो कर्व आ जाएगा, तो हमारे पास कर्व आने पर हो क्या रहा है? इन पहियों को ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, जरा समझना, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्व, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्व, और ये हमारे पास क्या है? दिस इज दी रेफर्ड एज R1 और मैं इसे कह देता हूं एज R2। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस होगा, बाहर वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा और अंदर वाला डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। हम किसी भी तरीके से समझ लें, मेरे पास किसी भी दो पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो उन दो पॉइंट के बीच में यहां से यहां तक चलने पर अंदर वाले कर्व का डिस्टेंस कम, बाहर वाले कर्व का डिस्टेंस ज्यादा। अगर दोनों पहिए इस पे चलेंगे और दोनों पहिए अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो फिर वापस से हमारे ट्रेन के डिरेलमेंट होने के चांसेस है, क्योंकि बाहर वाला डिस्टेंस तो ज्यादा है। तो बाहर वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर बाहर वाला पहिया भी डिस्टेंस ज्यादा चलना चाहिए, तभी जाकर हमारी ट्रेन इस कर्व पे आसानी से मूव कर पाएगी। उसके लिए मुझे क्या जरूरत है? जब भी हमारे पास गाड़ी चलेगी, तो गाड़ी चलने पर मेरे पास यहां पर होगा क्या? कर्व पे चल रही तो बाहर तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज रेफर्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को बाहर धक्का देगा, विच इज इक्वल टू mv²/r। अब जब ये गाड़ी को बाहर धक्का देगा, तो बाहर धक्का देगा तो इन दोनों में से क्या होगा? ये व्हील दोनों बाहर तरफ आएंगे, और बाहर तरफ आएंगे तो इस वाले व्हील का छोटा डायमीटर वाला पोर्शन ट्रैक पे चलेगा, इस वाले व्हील का बड़ा वाला पोर्शन ट्रैक पर चलेगा। ऐसा होने पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, और ये बहुत तेजी से हमारे पास आसानी से ट्रैक पर चलते हुए अपना डिस्टेंस कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो कोनिंग ऑफ व्हील से हमारे पास, जब हम गाड़ी में बैठे रहते ट्रेन में और ऐसे 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 हिलते रहते हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो गाड़ी कंटिन्यूसली ऐसे 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 इस कोनिंग ऑफ व्हील की वजह से कंटिन्यूसली लेटरल मूवमेंट कर रही है। लेकिन वो कोनिंग ऑफ व्हील बार बार गाड़ी को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है, बीच में ला रहा है, तो फिर यहां धक्का मिल जा रहा है, यहां धक्का मिल जा रहा है, कंटिन्यूसली वाला मूवमेंट बना रहता है। बहुत ज्यादा तो नहीं होता, बहुत कम होने से भी हमें अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कर्व पे भी हमारे पास कोनिंग ऑफ व्हील की वजह से वी आर एबल टू
कवर द डिस्टेंस, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होगा तब भी कोनिंग ऑफ व्हील की वजह से हमारी गाड़ी हमेशा सेंटर लाइन में बनी रहेगी। तो कोनिंग ऑफ व्हील हमारे पास करता क्या है, द व्हील्स ऑफ द ट्रेन आर मेड एट अ स्लोप ऑफ 1:20, दिस इज नोन एज कोनिंग ऑफ व्हील। बात ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कोनिंग इज डन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक टू कीप द ट्रेन जस्ट इन सेंट्रल पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑन स्ट्रेट ट्रैक टू कीप द ट्रेन जस्ट इन दी सेंट्रल पोजीशन, ठीक है, सो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू व्हील्स इज ऑलवेज सेम। और वहीं पर कोनिंग ऑन कर्व ट्रैक, तो ऑन कर्व ट्रैक इज ऑल्सो डन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी हम इसी के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों वो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास जब भी हम बात करते हैं ये ऐसे अगर हमारे पास जो मूवमेंट होते हैं, ये जो हमारे पास अनबैलेंस मूवमेंट हो रहा है, एक पहिया कम चल रहा है, एक पहिया तेज, एक पहिया धीरे चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत स्किड हमारे टायरों का होता है। तो कितना स्किड परमिटेड है, स्किड परमिटेड इज इक्वल टू 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ कर्व। हर एक डिग्री ऑफ कर्व पर हमारे पास 0.029 मीटर तक का स्किड जो है पहियों के द्वारा, व्हील्स के द्वारा परमिटेड है। तो ये हमारे पास कहलाता है बेसिकली दी कोनिंग ऑफ व्हील्स। क्या कर रहा है, दोनों मूवमेंट हमारे पास पॉसिबल करवा पा रहा है। हमारे पास व्हील्स ऑफ द ट्रेन आर नेवर स्ट्रेट, और बाकी कैसे होते हैं, ये कोन्ड होते हैं। बट कोन्ड, पर्पस ऑफ कोनिंग ऑन बोथ स्ट्रेट ट्रैक एंड कर्व ट्रैक इज सेम, कि हमारी गाड़ी जो है वो डीरेल ना हो। कोनिंग ऑफ व्हील ऑलवेज कीप्स द ट्रेन इन दी सेंट्रल पोजीशन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बात आती है एजिंग ऑफ स्लीपर। क्या मतलब हो गया इसका, अगर मैंने मेरे ट्रेन के व्हील्स को कोन करके बनाया या कोनिंग में बनाया, तो होगा क्या, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास मान लेते हैं हमारी रेल्स है और ये हमारे स्लीपर के ऊपर अटैच्ड है, राइट। अब मान लो कि अगर मान लो इसके ऊपर कोई कोन्ड व्हील चलता है, तो वो ऐसे चलेगा, राइट। और ऐसे चलने में क्या हो रहा, इनइफेक्टिवनेस क्रिएट हो रही है। क्यों, ये कोनिंग से हमारे पास अब जो लोड ट्रांसफर है व्हील से हमारे रेल्स तक, क्या कांटेक्ट एरिया अच्छा खासा मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा है। कांटेक्ट एरिया हमारे पास अच्छा नहीं मिल रहा है, यहां पर कांटेक्ट एरिया अच्छा नहीं मिल पा रहा है हमारे पास यहां पर। एट दिस कंडीशन अगर इफ रेल्स आर अपराइट, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड मतलब एकदम प्लेन है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ही लिखता हूं। इफ रेल्स आर वर्टिकल, नो प्रॉपर एडवांटेज ऑफ कोनिंग एंड लोड ट्रांसफर, दोनों का प्रॉपर मुझे जो है वो क्या नहीं मिल पाएगा, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपनी रेल्स को
एकदम वर्टिकल लगाने की बजाय इनको भी थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, इतना टिल्ट करता हूं कि मेरा जो टॉप सरफेस है मेरे रेल्स के हेड का, उसका भी उतना ही स्लोप हो जाए जितना कि मेरे इस कोनिंग ऑफ व्हील्स का है। तो मुझे मेरे इन दोनों के दोनों बेस को अब ऐसे हॉरिजॉन्टली रखने की बजाय, ऐसे हॉरिजॉन्टली रखने के बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसे बाहर की तरफ से, इसे बाहर की तरफ से उठाना पड़ेगा। दोनों को बाहर की तरफ उठाने के लिए मुझे स्लीपर्स को ऐसा बनाना पड़ेगा कि स्लीपर्स मेरे इन रेल्स को क्या कर सके, बाहरी तरफ से उतने स्लोप पर उठा सके कि जितना कोनिंग का मुझे स्लोप मिल रहा है उसी स्लोप पे मेरे रेल्स का हेड बन जाए। तो जब मैं मेरे स्लीपर्स को ऐसा बनाता हूं कि उस पर मेरी रेल्स कैसी रखा जाए, थोड़ी सी टिल्टेड, थोड़ी सी स्लांटेड, थोड़ी सी हमारे पास स्लोप पर, तो वो जो हमारे पास हमारे स्लीपर्स में हम वो स्लोप लेकर आते हैं उसे बेसिकली कहा जाता है एजिंग ऑफ स्लीपर्स। क्या कहा जाता है उसे, एजिंग ऑफ स्लीपर। तो हमारे पास फंडा सिंपल सा है। जब हम बात करते हैं फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ कॉनिंग ऑफ व्हील्स द रेल्स आर नॉट लेड हॉरिजॉन्टली, these are laid at a slope of 1:20 on sleeper termed as aging of sleeper। आई होप यहां तक का पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमारे पास कोनिंग के अलग अलग एडवांटेजेस है। वी हैव दी डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ कोनिंग। कोनिंग से एडवांटेज क्या मिल जाएगा भैया, जरा सोच के बता दो। एडवांटेजेस ऑफ कोनिंग, सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैंने कोनिंग कर दी तो कोनिंग कर देने से मेरा जो व्हील है वो हमेशा सेंटर पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, ना इधर जाकर घिसाएगा और ना इधर जाके घिसाएगा। तो एक तो मेरे व्हील्स और मेरे रेल्स इन दोनों का ही वियर एंड टियर बहुत कम हो जाएगा, पहली चीज तो ये। साथ ही साथ हमारे पास हमारे व्हील्स का अगर कर्व पे मूव कर रहे हैं तो अलग अलग डिस्टेंस मूव कर रहा है, मतलब स्लीपिंग ऑफ व्हील्स बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट कि हमारे पास एक तो स्लीपिंग ऑफ व्हील्स प्रिवेंट हो गया, स्लीप नहीं कर रहे व्हील्स हमारे पास, वियर एंड टियर व्हील्स का, व्हील का, रेल का, हमारे पास इन दोनों का ही बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और क्या कंडीशन बन सकती है हमारे पास, हमारे कर्व पर नेगोशिएशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हम कर्व पे आसानी से क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक एडवांटेज मिल जाते हैं, वियर एंड टियर ऑफ व्हील रिम्स एंड रेल्स इज रिड्यूस्ड। एक तो हमारे पास ये बेनिफिट मिल गया। दूसरा हमारे पास और क्या हो जाएगा, हमारे पास prevents the slippage of wheels। एक हमारे पास व्हील्स का स्लीपेज प्रिवेंट हो जाएगा। और हमारे पास क्या होगा, इजी नेगोशिएशन ऑन कर्व्स। तो कर्व्स पर हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से हम नेगोशिएट कर पाएंगे। ये हमारे पास हमारे कोनिंग के एडवांटेजेस मिलते हैं। क्लियर है बात। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं हमारे रेल्स में, कॉनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है, एजिंग ऑफ स्लीपर्स क्या होता है, इन्हीं के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे कि भाई रेल्स में जहां जहां हमने बात की थी कि भाई जॉइंट अगर प्रॉपर नहीं है तो हॉग ड्रेल मिल जाएगा, किंक जनरेट हो जाता है। तो ये जो जॉइंट्स हैं बेसिकली जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, हम अगले लेक्चर में इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्या शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, तो वो है हमारे पास हमारा एसएससी जेईई 2023 का सार्थक बैच जो कि ऑलरेडी रनिंग है हमारे एप्लीकेशन पर।
AEC प्लस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास विजय बैच इज ऑलरेडी गोइंग लाइव स्टेट AE और JEE एग्जाम्स के लिए लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम, आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं ऑन दी एप्लीकेशन। इंडिया में होने वाली हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे हमने कंप्लीटली एक नॉन टेक्निकल महापेक में जो है वो तब्दील कर दिया, जिसमें सारे नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर अप किए गए हैं। साथ ही साथ SSC JEE 2023 के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी एप्लीकेशन। आप इसको जो है वो किसी भी फॉर्म में अपने मोबाइल पर एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। जस्ट गो एंड विजिट दी AEC प्लस एप्लीकेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में और आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।